हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आज हम क्लास 10th का टर्म 2 का स्टैंडर्ड मैथ्स का एक एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। 2 सैम्पल पेपर तो आप सब सॉल्व कर चुके होंगे जो आपको सीबीएसई ने प्रोवाइड कराए हैं, एक बेसिक मैथ्स का और एक स्टैंडर्ड मैथ्स का। मैं आपके लिए स्टैंडर्ड मैथ्स का एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ बिकॉज ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करें। बुक से तो आप पूरा साल पढ़ चुके हैं, वहाँ से आपने अपने कंसेप्ट बिल्ड कर लिए। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं ताकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, इस सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज हम इस पेपर का सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी और सेक्शन सी भी सॉल्व करेंगे। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि फ्यूचर में मैं और भी सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इन पेपर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम इस पेपर का सिर्फ सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हैं। ओके, जैसा कि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल पेपर में बताया है वैसे ही सेम गाइडलाइंस है। ठीक है, इट विल बी ऑफ 40 मार्क्स, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको, 3 सेक्शंस होंगे इसमें। ठीक है, टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे आपके। ओके, और सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। एंड सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, और इंटरनल चॉइस जो है वो भी आपको प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, 2 मार्क्स में भी है, 3 मार्क्स में भी है एंड 4 मार्क्स में भी है। और जो सेक्शन सी है उसमें 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, दिस इज सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. आपको बोला है कि किसी AP की 17th टर्म उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? मान लेते हैं AP की 17th टर्म है A17, वो उस AP की 7th टर्म से कितनी ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, यानी कि प्लस 10 कर देंगे। तो हमें क्या बताना है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, A17 आपके पास फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सो वी कैन राइट A17 को A प्लस 17D है तो 17 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 16D। और A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 60 प्लस 10। ओके, A प्लस 16D माइनस से माइनस 60, इसको हम ट्रांसपोज करके LHS में ले आते हैं, इज इक्वल टू 10 प्लस से माइनस से कैंसिल, 16D माइनस 60 इट विल बी 10D इज इक्वल टू 10। सो D will be equal to 10 upon 10, that is 1. Okay, so common difference is 1. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में चॉइस दी है, आप चाहो तो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करो चाहे ये अटेम्प्ट करो। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n देन फाइंड इट्स nth टर्म। आपको कहा गया है कि अगर किसी AP की फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना हो 3n स्क्वायर माइनस 4n, तो हमें बताना है इसकी nth टर्म कौन सी होगी। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर Sn is equal to 3n square minus 4n. Now put n is equal to 1. Okay, n की जगह 1 पुट करते हैं तो S1 आ जाएगा। So 3 into 1 square minus 4 into 1. ठीक है, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ 1 कर दिया, तो 3 into 1 square that is 3, 4 ones are 4. So S1 is equal to minus 1. ठीक है, तो S1 माइनस 1 आया। S1 माइनस 1 आने का मतलब है कि आपके पास फर्स्ट टर्म का सम जो है वो माइनस 1 है। अब फर्स्ट टर्म का अकेले तो सम नहीं हो सकता, यानी कि ये फर्स्ट टर्म का सम किसके साथ करेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म ही है, यानी कि S1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, नाउ पुट n इज इक्वल टू 2, तो S2 कितना आएगा? 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, सो
2 2s are 4, 4 3s are 12, minus 4 2s are 8, that is S2 is equal to 4. ओके, S2 कितना आ गया आपके पास 4. S1 आपके पास यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास -1 है. आपको बोला है फर्स्ट टू टर्म्स का सम 4 है ना. तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम 4 है यानी कि A2 कितना आ जाएगा. वी कैन राइट कि अगर हम A1 लिख लेते हैं यहाँ तो A1 प्लस A2 दो टर्म्स का सम 4 है. दैट इज A1 की वैल्यू आपको पता है कितनी -1 प्लस A2 is equal to 4. That is A2 is equal to 4 plus 1. This implies A2 is equal to 5. ओके, तो अब हमें क्या बोला गया है कि आपको तो nth टर्म फाइंड करनी है तो हमें d भी पता होना चाहिए. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं. A2 minus A1 that is 5 minus -1 यानी कि 5 plus 1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 6. d इज इक्वल टू 6. कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 आपके पास. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है nth टर्म. सो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ओके, nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला यही है. सो वी कैन राइट a की वैल्यू -1 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या है 6. nth टर्म में हमें वैल्यू तो पता नहीं कौन सी टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह n ही रहेगा. तो -1 प्लस 6 इंटू n 6n 6 1 6 minus 6 that is 6n minus 6 minus 1 minus 7. So nth term is 6n minus 7. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा. आपको याद रखना है जब भी आपको Sn दिया हो तो आपकी फर्स्ट टर्म जो आती है वो n इज इक्वल टू 1 पुट करके आती है और जो सेकेंड टर्म आती है, ठीक है, A2 आपने कैसे निकालना है. जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वो S2 आएगा. फिर आपने S2 यानी कि फर्स्ट टू टर्म के सम से आपने फर्स्ट टर्म माइनस करनी है तो आपके पास A2 आ जाता है. ओके, now question number 2, find the value of k so that the quadratic equation this has equal roots. आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इस इक्वेशन के क्या हो इक्वल रूट्स हो. तो कैसे करेंगे. सबसे पहले kx को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब अगर हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. ax स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0. So we can write here a is equal to k. a की जगह पर k है, b की जगह पर -2k. So b is equal to -2k and c is equal to 5. ठीक है, हमने इससे कंपेयर कर लिया इसको. ठीक है, अब हमें बोला बिकॉज द रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है. सो वी कैन राइट b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0. या हम बोल सकते हैं d इज इक्वल टू 0. तो b स्क्वायर यानी कि -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि k एंड c इज 5 इज इक्वल टू 0. -2k का स्क्वायर 2 2s are 4 माइनस माइनस प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4 5s are 20k इज इक्वल टू 0. ओके, पूरे से हम 4k कॉमन ले सकते हैं. यहाँ से बचेगा k माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आता है. या तो दोनों 0 हो या कोई एक 0 हो. दिस इम्प्लाइज आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर हम बोले इफ 4k अगर 0 होगा देन k विल बी इक्वल टू 0/4 दैट इज 0. और यहाँ से इफ k माइनस 5 अगर 0 हो जाता है तो k विल बी इक्वल टू 5. ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. k की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ना ये, तो k की दो वैल्यूज आएंगी. अब अगर यहाँ k की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि k यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आपके पास आएगा 5 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल. और ना ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली पूरी टर्म ये 0 हो जाएगी. ठीक है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी तो इसके टू इक्वल रूट्स कहाँ से आएंगे. तो हम बोल सकते हैं
because k is equal to 0 does not satisfy the equation, so rejecting k is equal to 0. This implies k is equal to 5. ओके इसका मतलब है k की वैल्यू 5 जो है वही आपका करेक्ट सॉल्यूशन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. A right angle triangle ABC, right angled at B, circumscribes a circle of radius r if AB and BC are the lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the value of r. आपको बोला गया है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि राइट एंगल जो है वो एंगल B पर है. ये 90 डिग्री का एंगल है और ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. इट मींस इसके तीनों साइड सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही हैं. आपको बोला गया है AB कितना है 8 सेंटीमीटर एंड BC इज 6 सेंटीमीटर. ओके और हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ R. हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है सबसे पहले इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? जॉइन AO, OB एंड OC. ठीक है हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया AO, OB एंड OC. इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया. ठीक है और क्या करेंगे? हम जो ये O है सेंटर है इसको यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला देंगे. ठीक है मान लो ये P है, ये Q है और ये R है. ठीक है इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दिया. ऑल्सो जॉइन सेंटर O with the point of contact R and P. ठीक है अब सबसे पहले हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम AC कैसे फाइंड कर सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC. क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें हाइपोटेन्यूज तो फाइंड करनी है. AB is 8 square plus 6 square. That is AC square is equal to 8 8s are 64, 6 6 are 36. इन दोनों को प्लस करके आपके पास आ जाएगा AC square is equal to 100. Now taking square root on both sides. जब भी हमें स्क्वायर हटाना होता है हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं. Okay, so AC is equal to under root 100, that is AC is equal to 10 सेंटीमीटर. ओके ये तो हमने 10 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया. अब हम क्या करेंगे? हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड करने के लिए. ओके नाउ वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. इस पूरे ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ये छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA. अगर इन तीनों को प्लस कर दे तो हमारा पूरा ABC का एरिया आ जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यानी कि AB आप बेस ले रहे हो तो हाइट होगी BC. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB फाइंड करेंगे तो हाफ इंटू बेस AB है और इस छोटे ट्राइंगल AOB के लिए हाइट क्या होगी? OR. ट्राइंगल BOC में हाफ इंटू बेस इज BC तो हाइट होगी OP. एंड ट्राइंगल COA में हाफ इंटू बेस कितना है? AC और हाइट है OQ. ठीक है वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/2 इंटू 8 इंटू 6
इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी इज 8 और हाइट हम क्या लेंगे, जो हमारी रेडियस है दैट इज आर, प्लस 1/2 इंटू बी सी 6 इंटू रेडियस आर, ओपी तो आर ही है ना, ये डिस्टेंस भी आर है, ये भी आर है क्योंकि ये रेडियस है। सो देन 1/2 इंटू ए सी इज 10 सेंटीमीटर इंटू आर। ओके, कैंसिल कर लेते हैं, 2 4s are 8, 4 6s are 24, 2 4s are 8, 2 3s are 6 and 2 5s are 10. So it is 4r plus 3r plus 5r. तो सबके साथ आ रहा है, लाइक टर्म्स है, तो 4 plus 3 7, 7 plus 5 12r. 24 is equal to 12r, that is r is equal to 24 upon 12 which is equal to 2. So radius of the circle is 2 centimeter. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एसी फाइंड करनी है, उसके बाद आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करना है कि बड़े ट्राइंगल का एरिया इन तीनों छोटे ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियाई ऑफ बेसिस ऑफ टू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ सेम हाइट कोन्स आर r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, कि दो कोन्स हैं जिनकी हाइट सेम है और उनकी रेडियस कितनी है, r1 एंड r2। आपको बोले द कोन्स आर मेल्टेड, इन कोन्स को मेल्ट किया गया और उससे क्या बनाया गया है, एक सिलेंडर, और हमें बताना है व्हाट इज द बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर, कि इस सिलेंडर की बेस की रेडियस कितनी होगी। ओके, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ कोन्स बी h1। ठीक है, हम यूनिट्स नहीं ले रहे हैं बिकॉज r1 r2 के साथ भी यूनिट्स नहीं दिया है, तो दोनों कोन्स की हाइट सेम है तो हमने h1 मान लिया। लेट इस कंसिडर लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो उन कोन्स को मेल्ट करके नया सिलेंडर बना उसकी रेडियस मान लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर बी r एंड इट्स हाइट बी h। अब हमें ये तो बोला नहीं कि जो सिलेंडर बनाया उसकी हाइट भी सेम है, तो उसकी हाइट हमें नहीं दी है तो हमने h कंसिडर कर ली। ठीक है, अब जब हम किसी सॉलिड को मेल्ट करके कोई नया सॉलिड बनाते हैं तो उस केस में वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि सेम चीज से हमने मेल्ट किया और दूसरे उसको कन्वर्ट कर दिया दूसरे सॉलिड में। ठीक है, तो हमारे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to volume of two cones। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई r2 स्क्वायर h1। ठीक है, दोनों की हाइट हमने सेम रखी है, रेडियस डिफरेंट है। सो पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 1/3 पाई h1 कॉमन आ जाएगा, इट इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, सो वी कैन राइट r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये h हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, 1/3 h h1 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, r फाइंड करना है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, r इज इक्वल टू 1/3 h, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इंटू h1 यहाँ लिख लेते हैं अंडर द रूट। ठीक है, हमने ये स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस डाटा की मीन 27 दी हुई है और हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी p फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, टेबल बना लेते हैं, आपको क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसीज आर 8, p, 12, 13 एंड 10। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, क्लास मार्क xi।
ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं fi से। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, हमें अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को प्लस करना होता है और 2 से डिवाइड करना होता है। जैसे कि 0 प्लस 10 10 आ जाएगा, 10 अपॉन 2 इज 5। ठीक है, 10 प्लस 20 30, 30 अपॉन 2 इज 15। या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आपको मिडल टर्म फाइंड करनी है तो डायरेक्ट भी आपको देख के पता लग रहा है कि 0 और 10 के बीच में क्या आएगा 5, 10 और 20 के बीच में क्या आएगा 15, देन 25, देन 35 एंड 40 टू 50 के बीच में आएगा 45। ठीक है, जिसको नहीं पता लगता है वो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके फाइंड कर सकता है। ठीक है, नाउ एफ आई एक्स आई प्रोडक्ट करना है हमें सारी फ्रीक्वेंसीज का एक्स आई के साथ। तो 8 5 आर 40, p इंटू 15 15p, 12 इंटू 25 दिस इज 300, 13 into 35 it will be 455 and 10 into 45 450। ओके, अब क्या करते हैं सिग्मा एफ आई सभी फ्रीक्वेंसीज का सम, इन सबको सम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 10 10 प्लस 13 23 23 प्लस 12 35 35 प्लस 8 43 और साथ में p एज इट इज रहेगा। इसी तरह से सिग्मा एफ आई एक्स आई इन सब का सम। ठीक है, जब प्लस करना है तो याद रखना है ये p वाली टर्म ऐड नहीं होगी, अलग से ही रहेगी क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, तो 15p एज इट इज और इन सबको प्लस करके आपका आएगा 1245। ओके, तो कैसे मीन फाइंड करते हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर मीन कितनी गिवन है 27, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया था आपके पास 1245 प्लस 15p, सिग्मा एफ आई आपके पास आया है 43 प्लस p। ठीक है, ट्रांसपोज कर देते हैं इसको इस तरफ, 27 इंटू 43 प्लस p इज इक्वल टू 1245 प्लस 15p। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 27 को 43 से, इट विल बी 1161 प्लस 27p इज इक्वल टू 1245 प्लस 15p। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ट्रांसपोज कर देते हैं 27p यहीं पर, 15p को इस तरफ ले आते हैं और इसे RHS में ले जाते हैं। तो माइनस 15p is equal to 1245 minus 1161. So 27p minus 15p it will be 12p and इसे माइनस करके आपके पास आएगा 84। That is p is equal to 84 upon 12। 12 sevens are 84, so p की वैल्यू आपके पास आ गई 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, आपको चॉइस दी हुई है। So first one is find the two numbers whose sum is 27 and product is 182। आपको बोला गया है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 है और उन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आता है 182। तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी x और दो नंबर का सम 27 है, सो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों को प्लस करके 27 आ रहा है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 182, सो वी कैन राइट x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। दैट इज हम इसे ट्रांसपोज करके दूसरी साइड ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे आप चाहो तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कर सकते हैं और चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है,
अगर हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करें तो हम कैसे करेंगे, 27 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि उसे मल्टीप्लाई करके 182 आए और प्लस करके कितना आना चाहिए, 27। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 13x माइनस 14x। तो 13 प्लस 14 कितना होता है, 27, एंड 13 इंटू 14 होता है 182। ठीक है, और माइनस माइनस दोनों के साथ लगाए तो ये प्लस करके 27 आ रहा है, और माइनस का 27 चाहिए तो बड़े के आगे माइनस ही है, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 13, और यहाँ से माइनस 14 कॉमन आ जाएगा। मैंने बताया 13 इंटू 14 182 होता है, तो अंदर रह जाएगा माइनस का 13। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे। पूरे से क्या कॉमन आ सकता है, x माइनस 13, यहाँ से आपके पास बच गया x और यहाँ से माइनस 14। So we can write x minus 14 is equal to 0. This implies either x minus 13 is equal to 0 or x minus 14 is equal to 0. So x is equal to either 13 or x is equal to 14. ठीक है, अब हमें तो दोनों नंबर फाइंड करने हैं, so we can write if first number is equal to 13, then second number 27 minus 13, 27 minus x था which is equal to 14। ठीक है, एंड इफ फर्स्ट नंबर ही हमारा क्या हो जाए 14, तो सेकेंड नंबर क्या आएगा आपके पास 27 minus 14 which is equal to 13। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, हमें इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करें। ऐसे आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टर्स बनाने थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने क्यों किया, ताकि हमारे पास यहाँ से a b c की वैल्यू आ जाए। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू अंडर रूट 3, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 अंडर रूट 2, एंड c इज माइनस 2 अंडर रूट 3। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac अपॉन 2a। ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ माइनस 2 अंडर रूट 2, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपके पास अंडर रूट 3, एंड सी इज माइनस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू अंडर रूट 3। माइनस ऑफ माइनस 2 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 2। जब माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2, दैट इज 4 2s are 8। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 2 अंडर रूट 2 बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर रहे थे हम, दैट इज 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 माइनस 4ac। अब देखते हैं 4ac में क्या है, 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू माइनस 2 अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 हो गया, 4 3s are 12, 12 2s are 24, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 24, लेकिन प्लस का 24 आएगा, सो प्लस 24 अपॉन 2 अंडर रूट 3, दिस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 24 प्लस 8, 24 plus 8 is 32 upon 2 under root 3, that is 2 under root 2 plus minus 32 को हम लिख सकते हैं 16 2s are 32। ओके, तो 16 का अंडर रूट कितना होता है
4, so we can write 4 under root 2 upon 2 under root 3. ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? x इज इक्वल टू एक बार 2 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3 और दूसरी बार 2 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2, 6 under root 2 upon 2 under root 3, and 2 under root 2 minus 4 under root 2, that is minus 2 under root 2 upon 2 under root 3. 2 से 2 cancel, 2 3s are 6, so it is 3 under root 2 upon under root 3 और यहाँ पर under root minus under root 2 upon under root 3. ठीक है, अब आप चाहो तो इसे रैशनलाइज कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में हम अंडर रूट नहीं रखते हैं. ठीक है, तो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बी 3 अंडर रूट 6 अपॉन 3 एंड दिस इज माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 3. 3 से आप 3 कैंसिल कर सकते हो, दिस इज अंडर रूट 6 एंड माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 3. ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. So this is all about section A of the sample paper. नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन बी और सेक्शन सी सॉल्व करूंगी, तो बहुत अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लीजिए. ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे आप खुद साथ में करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं. और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. तो जल्दी मिलते हैं इस सैम्पल पेपर के सेक्शन बी और सी के साथ. तब तक बाय स्टूडेंट्स.